बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर लास्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो कॉइल्स हों जिनमें से एक को हमने प्राइमरी कॉइल कहा था और दूसरी को जो है सेकेंडरी कॉइल कहा था, तो एक कॉइल में करंट के चेंज करने की वजह से उसके साथ पड़ी हुई जो नियर बाय कॉइल है उसमें ईएमएफ के इंड्यूस हो जाने का जो फिनोमेना था उसको हमने कहा था हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है। यानी हम क्या करते थे, एक कॉइल के साथ हमने बैटरी और स्विच अप्लाई किया होता था जिसको हमने प्राइमरी कॉइल कहा। तो उस कॉइल में हम करंट को चेंज करते थे। जब करंट चेंज होती है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल को अफेक्ट करता था और उसमें फ्लक्स चेंज होता था और चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो कि हमने फैराडे लॉ में भी देखा। ठीक हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्शन में हमने बात की थी कि एक कॉइल में करंट चेंज करें तो साथ वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज हो। अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचें तो देखें, जिस कॉइल में हम करंट प्रोड्यूस करके फ्लक्स को चेंज करके साथ वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे हैं, वही चेंजिंग फ्लक्स उसी सेम कॉइल में से भी तो गुजर रहा है। यानी फ़र्ज़ करो हम प्राइमरी कॉइल की ही बात करते हैं कि प्राइमरी कॉइल के अंदर हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग करंट, तो वो जो चेंजिंग फ्लक्स है वो उसी प्राइमरी कॉइल को भी बिल्कुल उसी तरह से अफेक्ट करेगा जैसे वो सेकेंडरी कॉइल को करेगा। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, सेम उसी तरह से प्राइमरी कॉइल के अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा हो जाएगा। तो वो फिनोमेना जिसमें हम चेंजिंग करंट को ऑब्ज़र्व करते हैं एक कॉइल में और उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऑब्ज़र्व करते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो आज हमने इस सेल्फ इंडक्शन को स्टडी करना है, विच इज़ द फिनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। ठीक है, यानी सेम कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाने वाला जो ईएमएफ है उसको हम स्टडी करेंगे आज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए हमें जो सर्किट डायग्राम चाहिए या जो हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, उसमें हमारे पास एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को हम कह देते हैं कि कैपिटल एन नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं इसमें, और इस कॉइल के अंदर हमने एक बैटरी अप्लाई की हुई है और साथ जो है हम लोगों ने एक रियोस्टेट लगाया हुआ है। रियोस्टेट का आपको पता है ये क्या होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जनरेट करता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी करेगी तो हमारे सर्किट की करंट वेरी करेगी। करंट वेरी करेगी तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए, यानी उसमें चेंज आना बंद हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो लेकिन उसमें चेंज ना हो, तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। हमें अपने सर्किट के अंदर रियोस्टेट की मदद से जो है रेजिस्टेंस को मुसलसल चेंज करते रहना है, ताकि इसके चेंज की वजह से करंट चेंज हो और करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाए। ठीक हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि हमारी ये जो कॉइल है इसके एक टर्न में से गुज़रने वाला फ्लक्स फाई है, सिंगल टर्न में से गुज़रने वाला फ्लक्स फाई है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं n। तो तमाम n टर्न्स में से गुज़रने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास हो जाएगा n फाई, यानी टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल बी इक्वल टू n फाई। अब ये जो फ्लक्स है ये पैदा हो रहा है ड्यू टू करंट, हम कह सकते हैं दिस फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा लेट फाई बी द फ्लक्स थ्रू वन लूप, एक लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, देन टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल लूप्स, और ऑल लूप्स हमारे पास कितने हैं, n लूप्स हैं, और कितना हो जाएगा n फाई। अब ये जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, हमने बात की, ये फ्लक्स पैदा हो रहा है करंट की वजह से। करंट जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा जो है हमारा फ्लक्स चेंज होगा और उतना ही ज़्यादा जो है फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम लिख सकते हैं कि हमारा जो है फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, टोटल फ्लक्स है n फाई एंड दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल करंट I।
इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जिसको हम जो है L कह देते हैं। तो हमारा ये रिलेशन बन जाएगा n phi इज़ इक्वल टू Li। ये जो L है इसको हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमारा जो है सेल्फ इंडक्टेंस को हम यहाँ से यानी L को सेपरेट करें तो ये हमारा बराबर आ जाएगा n phi डिवाइडेड बाई I। चलें जी, नेक्स्ट देखें, हमें पता है कि फैराडे लॉ क्या कहता है। फैराडे लॉ ये कहता है EMF इंड्यूस्ड इज़ इक्वल टू माइनस n डेल्टा phi बाई डेल्टा t, यानी EMF इंड्यूस्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। और नेगेटिव साइन हमने जो है लेंज़ लॉ में डिस्कस किया था कि ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के मुतालिक बताता है। यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड है इसको मैंने EL कहा है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करती हूँ कि इस डेल्टा को बाहर ले जाती हूँ और n phi को इकट्ठा कर देती हूँ। ऐसा इसलिए किया बिकॉज़ हमारे पास n phi की यहाँ पर वैल्यू मौजूद है विच इज़ इक्वल टू Li। तो हम n phi की जगह पर Li लगा देंगे तो हमारा ये रिलेशन क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा एज इट इज़ रहेगा, n phi की जगह पर हम लिख देंगे Li। तो ये हमारे पास बन जाएगा EL इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा Li डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अब यहाँ पर देखें हमें ये डेल्टा पुट करना है, तो डेल्टा जो है ये चेंज को शो करता है, ऐसा ही है ना। तो यानी जिस क्वांटिटी में चेंज आ रहा हो उसके साथ हम डेल्टा लगा सकते हैं, यानी या तो हम L के साथ या फिर I के साथ, इन दोनों में से हमें किसी एक के साथ डेल्टा पुट करना है। लेकिन हमने कहा था कि L हमारा कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में तो चेंज नहीं होता। सो ये जो डेल्टा है ये हम करंट के साथ लगाएंगे बिकॉज हम करंट को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये इसमें इस तरह से हो जाएगा कि L को हम साइड पे लिख लेते हैं और ये जो डेल्टा है इसको हम I के साथ लगा देंगे। तो ये रिलेशन हो जाएगा EL इज़ इक्वल टू माइनस L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब हम जो है सेल्फ इंडक्टेंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम लोगों ने ये रिलेशन देखा E इज़ इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T। E यहाँ पर EL है यानी इंड्यूस्ड EMF है, तो यहाँ से हम L को यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस को सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा L इज़ इक्वल टू E डिवाइडेड बाई डेल्टा I बाई डेल्टा T। ये जो डेल्टा I बाई डेल्टा T है ये इस साइड पर L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो L हमारे पास बराबर आ जाएगा E डिवाइडेड बाई डेल्टा I बाई डेल्टा T। अब यहाँ पर देखें E है इंड्यूस्ड EMF और डेल्टा I बाई डेल्टा T को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऐसा ही है ना, जब हम टाइम के लिहाज से किसी चीज़ में तब्दीली देखते हैं तो उसको हम रेट कहते हैं। तो हमारा ये जो L है ये बराबर आ गया है E डिवाइडेड बाई डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो इसको हम वर्ड्स में बोलेंगे या हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, L इज़ सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट कॉइल। तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट है हमारे पास हेनरी। आपने देखा था म्यूचुअल इंडक्शन में भी हमारे पास जो है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट आया था वो हेनरी था, तो बिल्कुल इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी है। अब हम हेनरी को डिफ़ाइन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए आपके पास हेनरी की दो डेफिनेशंस अब हो जाएंगी। एक डेफिनेशन आपके पास होगी म्यूचुअल इंडक्शन के हवाले से जो कि आप पहले लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम अगेन हेनरी की एक और डेफिनेशन करेंगे जो कि हम सेल्फ इंडक्शन के लिहाज से करेंगे। अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफ़ाइन हेनरी, तो अब आप सोचेंगे कि हमने हेनरी की दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो हम कौन सी वाली डेफिनेशन यहाँ पर लिखें। तो अगर आपको जस्ट ये क्वेश्चन आता है ना डिफ़ाइन हेनरी, तो आप चाहे सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिख दें, सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है या फिर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है, दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख देंगे वो आपकी ठीक कंसीडर होगी। लेकिन अगर आपको साथ में मेंशन किया गया है डिफ़ाइन हेनरी
फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, तो तब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपको कहा जाएगा कि डिफ़ाइन हेनरी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो तब आप जो है सेल्फ इंडक्शन वाली लिखेंगे। यानी अगर आपको प्रॉपरली मेंशन किया गया है तो आप जो है वो वाली डेफिनेशन लिखेंगे, वरना जो है आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं वो आपकी ठीक तसव्वुर होगी। चलें जी, अब हम हेनरी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस फार्मूला के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन तमाम क्वांटिटीज़ के यूनिट्स मेंशन कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो जो एल है यानी जो सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका यूनिट है हेनरी। ईएमएफ का यूनिट आपको पता है वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट सेकेंड। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि कब हमारी जो कॉइल है उस कॉइल की जो इंडक्टेंस है या सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड, बिकॉज हम इस वक्त 1 हेनरी यानी यूनिट को डिफ़ाइन करेंगे। तो हम बात करेंगे कि कब हमारी जो कॉइल है उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी होगी। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ना, उसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स की बात की थी हेनरी को डिफ़ाइन करते हुए। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 कॉइल या सिंगल कॉइल की बात करेंगे। तो हम कहेंगे द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज़ सेड टू बी 1 हेनरी इफ़ 1 वोल्ट EMF इज़ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन द सेम कॉइल। यानी उसी कॉइल के अंदर जब करंट जो है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो और उस कॉइल के अंदर 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस हो, तो हम कहेंगे कि उस कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा सेल्फ इंडक्टेंस का जो टॉपिक था उसमें हमने एक कॉइल इस्तेमाल की थी। अब ये जो हमने कॉइल इस्तेमाल की थी ना, इसको हम कॉइल भी बोलते हैं, इसको हम सोलिनॉइड भी बोलते हैं और इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों इसी सेम कॉइल के नाम हैं। इंडक्टर जो है इसको हम एक स्पेशल पर्पस के लिए कहते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और हम देखेंगे कि ये जो हमारी कॉइल है ना, इस कॉइल के अंदर हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपने जब अपना फर्स्ट चैप्टर देखा था तो उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटर का, और कैपेसिटर के मुतालिक आपने पढ़ा था कि ये एक डिवाइस होती है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम कॉइल को एज एन इंडक्टर यूज़ करते हैं टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कॉइल को हम मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको हम तब इंडक्टर बोलते हैं। यानी इसी सेम जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं, इसको हम सम टाइम्स सोलिनॉइड भी बोलते हैं और सम टाइम्स हम इसको जो है कॉइल भी कहते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारी ये जो कॉइल है या ये जो इंडक्टर है इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी एनर्जी होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है, कब तक स्टोर रहती है। तो आज हमने सिंपली ये चीज़ देखी है कि हम अगर किसी कॉइल में EMF को इंड्यूस करवाते हैं किस तरह से करंट को चेंज करवाने की वजह से, तो करंट के चेंज होने की वजह से उस जो कॉइल है उसमें फ्लक्स चेंज होता है और चेंजिंग फ्लक्स की वजह से उसी सेम कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।